हेलो दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है स्टोक्स थ्योरम। इसके पहले हमने बात की थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो लगभग सेम है, इसका प्रूफ भी लगभग सेम है। बस वहाँ पर हमने सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल की बात की थी। यहाँ पर हम लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल की बात करने वाले। वहाँ पर हमने डाइवर्जेंस की बात की थी, यहाँ पर हम कर्ल की बात करने वाले। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है। According to this theorem, the line integral of a vector field A along the boundary of a closed curve C is equal to the surface integral of curl of that vector field when the surface integration is done over a surface S enclosed by the boundary C. क्लियर? ध्यान से समझना है इस स्टेटमेंट को। यहां पर बोल रहा है ये द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड A along the boundary of a closed curve C, मतलब किसी भी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल is equal to the surface integral of curl of that vector field when the surface integration is done over a surface S enclosed by the boundary C। मतलब किसी भी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। ठीक है, उस वेक्टर फील्ड के कर्ल के बराबर होगा। क्लियर? इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली इसमें लिखा हुआ है यहां पर लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड कर्व सी ऑफ अ वेक्टर ओवर अ क्लोज्ड बाउंड्री इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड ओवर अ सरफेस। क्लियर? तो ये इसका स्टेटमेंट है स्टोक्स थ्योरम का। अब हमें इसको प्रूव करना है। क्लियर है? एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में मैंने कुछ डायग्राम का यूज़ किया है। तो पहला जो कर्व है उसमें ये कोई कर्व है, इसमें जो कर्ल है उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ये कर्व सी है, वेक्टर ए है। ठीक है, तो इस कर्व का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो होगा ये लाइन इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज्ड कर्व सी वेक्टर ए डॉट डी एल। क्लियर है? ये लाइन इंटीग्रल है इस वेक्टर का। क्लियर? अब ध्यान देना, यहां पर मैं इस कर्व को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। तो मैंने लाइन पी क्यू का यूज किया है इस कर्व को डिवाइड करने के लिए। क्लियर है? तो मेरे पास में दो कर्व बन चुके हैं। एक हो गया है C1 और एक हो गया है C2। दो कर्व हो गए। तो जो डायरेक्शन है वेक्टर का वो कुछ ऐसा है, C1 PQ C1। तो पहला जो कर्व है उसका डायरेक्शन ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज। सेम दूसरा वाला है C2 QP C2, दूसरा वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है? मैं लिख दे रहा हूँ, उसको ध्यान देना आप कौन कौन से कर्व की बात कर रहे हैं। पहला जो कर्व है वो है अपना C1 PQ C1, दूसरा है C2 QP C2। डायरेक्शन का ध्यान रखना है यहाँ पर आप। ठीक है, तो पहला है C1 PQ C1, दूसरा है C2 QP C2। क्लियर? तो अब देखना यहाँ पर ये जो लाइन है PQ, तो इस पर जो लाइन इंटीग्रल होगा, मतलब अगर हम इसकी बात करें C1 PQ C1 की और C2 QP C2 की, तो पहले वाले में जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का वो कुछ ऐसा है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको समझ लेंगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। और नीचे वाले कर्व का डायरेक्शन, वेक्टर डायरेक्शन ऐसा है। क्लियर? तो अब देखो ये जो लाइन है, इस लाइन ने इन दोनों सरफेसेस को या इन दोनों कर्व को इक्वली डिवाइड किया है। मतलब जो फेसिंग सरफेस है दोनों का वो बराबर है। तो ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन के अपोजिट है। तो यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो ये वाला जो लाइन इंटीग्रल है इन दोनों का ही
इस कर्व का ये वाला हिस्से का लाइन इंटीग्रल और इस कर्व के ये वाले हिस्से का लाइन इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये जब कैंसिल आउट हुआ ये वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, तो बचेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, QC1P या C1P QC1 में केवल ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बचेगा और नीचे वाले में केवल ये वाला पार्ट बचेगा। बीच वाला पार्ट कैंसिल आउट हो चुका है। तो इसका लाइन इंटीग्रल प्लस इसका लाइन इंटीग्रल ये बराबर होगा पहले वाले के लाइन इंटीग्रल के। क्लियर? तो देख लीजिए यहाँ पर, तो जो इसका जो लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल ऑफ A डॉट डी एल इज इक्वल टू पहला जो पार्ट है अपना उसका लाइन इंटीग्रल C1 A डॉट डी एल 1 प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ C2 A डॉट डी एल 2। क्लियर? बीच वाला लाइन इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ मैंने लिखा नहीं है उसको, वैसे यहाँ पर आ जाएगा प्लस करके और एक पार्ट आएगा माइनस करके, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बराबर है दोनों, तो इसलिए कैंसिल आउट करेगा। सेम अगर मैं इस वाले कर्व को n नंबर पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, n नंबर में डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे डिवाइड कर चुका हूँ मैं इसको, अब देखिए इसको, तो ये वाला जो लॉजिक है इसको आप ध्यान में रखना। तो जो इनर फेसिंग जो बाउंड्रीज हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है वो अपोजिट है। तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी। हम किसी बॉक्स को अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर मान लो मैंने ये बॉक्स को सपोज किया है तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो ऐसा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऐसा होगा। ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ, उसको समझना आप ध्यान से। फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा और ऐसा होगा। क्लियर? लेकिन जो इससे नेबरिंग जो बाउंड्रीज हैं अगर हम उसकी बात करें तो इस वाली बाउंड्री के लिए भी ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा और ऐसा होगा। तो आप देखिए इस वाली बाउंड्री पर दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं, तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसका जो लाइन इंटीग्रल है वो कैंसिल आउट होगा। सेम इसके लिए भी, सेम इसके लिए भी, सेम इसके लिए भी, मतलब इनर जो पार्ट्स हैं वो सारे कैंसिल आउट होंगे एक दूसरे के। क्लियर है? तो बचेंगे कौन से वाले? जो आउटर में जो पार्ट हैं या आउटर में जो बाउंड्रीज हैं उन पर जो वेक्टर है वो उनका समेशन बराबर होगा पहले वाले कर्ल के, पहले वाले कर्ल के बराबर होगा। क्लियर? ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन इंटीग्रल ऑफ A डॉट डी एल, मतलब पहले वाले कर्ल का जो लाइन इंटीग्रल है वो बराबर होगा इन सारे पार्ट के जो कर्ल हैं उसके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला है C1 के लिए, दूसरा C2 के लिए एंड सो ऑन, फिर आएगा CI के लिए, कोई एक नंबर है CI A डॉट डी एल आई, फिर एंड सो ऑन N तक गया ये। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ तक अगर चीज़ क्लियर है तो फिर आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने पिछली इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया है ताकि मुझे बार बार पेज ना पलटना पड़े। तो देखिए जो पिछली इक्वेशन थी उसमें लाइन इंटीग्रल ऑफ A डॉट डी एल बराबर था उन सारे टुकड़ों के, वो जो हमने पार्ट्स किए थे उस कर्व के, उन सारे टुकड़ों के बराबर है। क्लियर? मैंने यहाँ पर बस n को कैपिटल लिख दिया ताकि हमें दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, मतलब एक ही है कि n नंबर ऑफ पार्ट्स है वो। ठीक है, अब ये जो सीरीज़ बनी है इन सारे हिस्सों की, इस सीरीज़ को मैं समेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर मैंने इस पूरी सीरीज़ को सम अप करके इतना लिख दिया है। ठीक है, इसको कंप्रेस कर दिया है, तो इसको लिखा है इस प्रकार से, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n लाइन इंटीग्रल ऑफ CI A डॉट डी एल आई। अगर मैं 1 से लेके n तक यहाँ वैल्यूज रखूँ तो मुझे ये सीरीज़ पूरी मिल जाएगी। तो मैंने उसको समेशन के फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर है? तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। अब देखिए, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं SI का, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय SI इस वाली इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी।
समीशन ऑफ I1 टू n SI, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने SI से, बाकी पार्ट पूरा। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली चीज़ है कि देखो यहाँ पर दो हिस्से हैं या दो पार्ट्स हैं। पहला वाला जो हिस्सा है वो ये है समीशन ऑफ SI का, और दूसरा वाला हिस्सा ये है। क्लियर है? दो पार्ट्स हैं। क्लियर? अब देखें आगे, मैंने जो लास्ट वाला डायग्राम था उसको मैंने फिर से बना दिया ताकि हमें समझ में आए चीज़ें। अब जो स्टेटमेंट मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना आप और समझना उसको। यहाँ पर अगर ये जो बॉक्सेस हैं या ये जो पार्ट्स हैं ये जितने ज़्यादा होंगे तो जो सरफेस होगा इनके बीच का वो उतना कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं n को बड़ा करता जाऊं या इसके पार्ट्स और ज़्यादा करते जाऊं, टुकड़े ज़्यादा करते जाऊं, तो जो सरफेस है इनके बीच का वो कम होता जाएगा। जैसे मान लो अभी इसका सरफेस इतना है और अगर मैंने इसको और डिवाइड कर दिया है तो इस वाले बॉक्स का सरफेस और कम हो गया, और डिवाइड कर दिया तो और कम हो गया, तो ये जो सरफेस है वो कम होता जाएगा। मतलब इफ़ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर n को मैं ज़्यादा बड़ा कर दूं तो SI टेंड्स टू ज़ीरो, जो सरफेस है उनके बीच का वो ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। क्लियर? ठीक है, तो इस वाले पूरे स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं। तो लिमिट SI टेंड्स टू ज़ीरो, लाइन इंटीग्रल ऑफ CI A डॉट DLI अपॉन SI n कैप, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसका मतलब ये होगा। और हम सब जानते हैं ये जो पार्ट है ये डेफिनेशन है कर्ल की, तो कर्ल की डेफिनेशन ये होती है, तो इक्वल टू कर्ल A लिखा हुआ है क्योंकि वेक्टर A है। क्लियर? ठीक है, अब अगर मैं दोनों तरफ n कैप से मल्टीप्लाई कर दूं इस वाली इक्वेशन में, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, लिमिट SI टेंड्स टू ज़ीरो, लाइन इंटीग्रल ऑफ CI A डॉट DLI SI n कैप डॉट n कैप इक्वल टू कर्ल A डॉट n कैप। अब यहाँ पर प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर्स का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 होता है। ठीक है, तो अगले वाले स्टेप में यहाँ पर 1 है लेकिन दिख नहीं रहा है वो, मतलब उसको लिखा नहीं मैंने, वो अदृश्य फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब 1 होगा, तो यहाँ पे 1 आया। क्लियर? तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ SI टेंड्स टू ज़ीरो, लाइन इंटीग्रल ऑफ CI A डॉट DLI अपॉन SI इक्वल टू कर्ल A डॉट n कैप। यहाँ तक क्लियर है? तो ये अपना सेकेंड इक्वेशन होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर हमने ये वाला जो हिस्सा है फर्स्ट इक्वेशन का, इस वाले इक्वेशन की वैल्यू निकाली है यहाँ पर, कर्ल A डॉट n कैप। क्लियर? और जो सेकंड वाला, मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट था इसका, ये वाला हिस्सा, इसको मैं इंटीग्रल के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ I1 टू n SI इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल या डबल इंटीग्रल। जहाँ भी हम डबल इंटीग्रल की बात कर रहे हैं मतलब हम सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ DS, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मतलब इस वाली इक्वेशन में मैं इन दोनों पार्ट्स की वैल्यू रख रहा हूँ जो हमने निकाली है सेकंड और थर्ड में। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू रखने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी होगी। आप इसको करके देखना एक बार तो आप कर पाओगे इसको। तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन थी फर्स्ट वाली इक्वेशन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो ये वाला पार्ट ऐसे जैसे रहेगा, बाकी यहाँ पर मैं इन दोनों पार्ट्स की वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो डबल इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ A डॉट n कैप DS। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद देखना आप, यहाँ पर n कैप DS है। ठीक है, अगली स्टेप में ये वेक्टर बन जाएगा। क्लियर? ये कैसे बनेगा? अगर देखिए यहाँ पर साइड में देख लीजिए आप, हम जानते हैं कि जो वेक्टर होता है इसको ऐसे देखिए आप, अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर की,
वेक्टर होता है ds अपॉन दिस। तो इस ds की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, अगर मैं इसको ऊपर लेकर आऊँगा तो ये हो जाएगा n कैप यूनिट वेक्टर ऑफ दिस और n कैप ds। क्लियर? तो यही चीज़ मैंने यहाँ की हुई है। तो n कैप ds की वैल्यू ये होती है। क्लियर? तो ये मेरा स्टोक्स थ्योरम है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा स्टोक्स थ्योरम होगा। ठीक है, आप इसे समझिए, देख लीजिए, जहाँ भी डाउट्स हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।